नमस्कार, मैं हूं नगमा। स्वागत है आपका इंडियाज वर्ल्ड में। बीता हफ्ता दुनिया भर में कई तरह की हलचल और गतिविधियों से भरा रहा और भारत के पड़ोस में भी बहुत तरह की हलचल रही। सबसे पहले अगर हम देखें ईरान की तरफ, तो ईरान में जो भारत का शाहकार समझा जाता था, चाबहार परियोजना, चाबहार रेल प्रोजेक्ट उसका एक हिस्सा है, उसमें से बाहर हो गया है भारत। ये कितना बड़ा झटका है भारत के लिए, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का सामरिक इंटरेस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा रहा है। दूसरी बात ये कि नेपाल की तरफ से भी कुछ शोरगुल सुनाई देता रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री तरह तरह के बयान देते रहे हैं भारत को लेकर, और इन सब जगहों पर चीन की मौजूदगी भी रही है। यानी कि जब भारत जो है वो ईरान के रेल प्रोजेक्ट से फिलहाल बाहर है, वो वापस हो सकता है, यानी ये एक अलग सवाल है। तो इस दौरान चीन और ईरान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल गैस प्रोजेक्ट्स में निवेश का। तो ये बहुत दिलचस्प है, और सवाल ये भी है कि क्या ये अमेरिका और चीन के बीच जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है उसका अखाड़ा बना हुआ है। तो तमाम सवाल हैं। हमारे साथ संजय जोशी जुड़े हैं इस पर चर्चा के लिए और आंकलन के लिए कि हम कैसे इस चीज को देखें। चाबहार से जाहेदान तक जो रेल लाइन जारी थी संजय जी, वो उसमें से भारत फिलहाल बाहर है। ये एक सवाल है कि क्या भारत के लिए वापसी का कोई रास्ता है। दूसरी बात ये कि ये समझौता चला आ रहा था, भारत इस पर काम कर रहा था, इसमें कई तरह से रुकावटें आई क्योंकि ईरान के खिलाफ प्रतिबंध रहे अमेरिका की तरफ से। हालांकि चाबहार को वेवर भी मिला। बावजूद इसके अब जो सवाल ये है कि सामरिक महत्व इस चाबहार प्रोजेक्ट का काफी रहा भारत के लिए। ग्वादर के की तरह एक जवाब की तरह पर इसको देखा जा रहा था, जो ग्वादर चीन ने डेवलप किया है पाकिस्तान में। उसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए भारत के लिए ये बहुत अहम है। ऐसे में इस परियोजना से बाहर आना भारत के लिए एक बड़ा झटका, एक सेटबैक माना जाए या नहीं माना जाए, आपका क्या आकलन है, कैसे देखें? नगमा जी, अगर भारत की दृष्टि से देखें तो चाबहार प्रोजेक्ट से जो रेलवे लाइन से भारत अभी बाहर हुआ है, बाहर वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है, भारत किस हद तक इसमें इन्वॉल्व था, इस पर खुद भी स्वयं प्रश्न है। क्योंकि इरकॉन से हालांकि बातचीत चल रही थी, इरकॉन कितना आगे बढ़ पाया था इसमें, उस पर बहुत सारे प्रश्न हैं। चाबहार के कई हिस्सों में भारत ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है। चाबहार एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जो रेलवे लाइन है चाबहार से जैदान तक की, इसमें इरकॉन से चर्चा चल रही थी, इरकॉन आगे नहीं बढ़ा। अंततः ईरान ने थक हार के इरकॉन को बोला, इरकॉन से बाहर हो गया, भारत बाहर हो गया है। और अब जो इसको डेवलपमेंट की बात की जा रही है वो चीन से की जा रही है। वास्तव में अगर आप देखें तो चाबहार को लेकर के लगातार जो ईरान में जो चर्चाएं हुई हैं, वो लगातार चीन से भी बात करता रहा है। भारत में भले ही कहें ये हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन जहां तक ईरान का संबंध है, ईरान का परिप्रेक्ष्य रहा है कि चाबहार उसके विकास का एक जरिया है जी। और वो इसमें हमेशा चीन से भी बात करता आया है, पाकिस्तान से बात करता आया है। और हम कहते रहे कि ये ग्वादर का ऑल्टरनेटिव है। वास्तव में ग्वादर और चाबहार करीब 170 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से हैं। और अगर तेहरान और इस्लामाबाद की चर्चा सुने तो वहां इनको सिस्टर पोर्ट्स बोला जाता है। ये दोनों बीआरआई का हिस्सा बन जाएंगे। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अंततः मेरा मानना है कि रेलवे लाइन अगर बनेगी तो महत्वपूर्ण यह है कि किसका माल उस पर दौड़ेगा, कौन किस स्टेट का माल उस पर दौड़ता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो बड़ी चीज आपने कही है, अगर आप चीन का रवैया देखें, ईरान का रवैया देखें, तो वास्तव में जो यहाँ हो रहा है, दो चीजें हुई। एक तो चीन और ईरान के बीच जो आप एक समझौते करारनामे की बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पहले प्रपोज 2016 में किया था, ये ट्रंप के पहले हुआ है। जब जीपिंग ईरान गए थे, तेहरान गए थे 2016 में, तब ये पहली बार चर्चा में आया था। और अब इस पर कुछ समझौता हुआ है, क्या हुआ है उसके डिटेल्स अभी भी पूरी तरह से वास्तव में मौजूद नहीं है, मालूम नहीं है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज हुई है। 25 जून को ईरान की तरफ से एक घोषणा की गई, रूहानी की तरफ से, कि वो जो है, जो हॉर्मूज का डमरू है, आप जानते हैं जो स्टेट्स ऑफ हॉर्मूज हैं, बड़ी नैरो, करीब 50-50 मील की हो जाती है जगह पर, जिससे कि पूरा जो अरब, सऊदी अरेबिया का, ईरान का तेल बाहर निकलता है। तो उस स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को बार बार रोकने की बात ईरान करता रहा है जब से यूएस सैंक्शंस पे लगी है।
तो पहली बार ईरान ने कहा कि हम जो है अपनी डिपेंडेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो हॉर्मुज का डमरू है, जो चोक पॉइंट है, उससे हमें डिपेंडेंस अलग करेंगे। हम पूरे हॉर्मुज की जो कोस्ट लाइन है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और दूसरे रास्ते तलाशेंगे अपना तेल बाहर निकालने के लिए, ताकि हम हॉर्मुज पर डिपेंडेंट नहीं रहें। अगर ऐसा होता है, अगर अंततः ईरान ऐसा करने में सफल होता है, तो जो वो बार बार धमकी देता है कि वो हॉर्मुज की स्ट्रेट रोक देगा, जिसके बारे में उसने, अगर आप देखें, जब से अमेरिकी सैंक्शन लगे उसने कई बार इन धमकियों को कारगर करके दिखाया भी है कि वो कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसका हॉर्मुज बंद करने का प्रभाव ईरान पर भी पड़ता है, इसलिए वास्तव में वो इसको करता नहीं है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो चीन से जो इसका समझौता हो रहा है उसमें लगता है बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि चीन, जो उसका सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर है, जो आज भी तेल उससे खरीदता है, हालांकि यूएस सैंक्शन लगे हैं और चीन लगातार विरोध करता आ रहा है कि यूएस सैंक्शन गलत हैं। हालांकि चीन ने अपने इंपोर्ट जरूर कम किए हैं सैंक्शन की वजह से, लेकिन बार बार विरोध करता आ रहा है और किसी न किसी प्रकार से ईरान को सहारा देता आ रहा है, चीन और रूस दोनों मिलकर के। तो चीन और ईरान और रूस ये आज अमेरिकी सैंक्शन की वजह से आपस में डेफिनेटली ज्यादा निकट हो गए हैं, और ये बड़ा चैलेंज है। ये बड़ा चैलेंज ना सिर्फ भारत के लिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज उस देश के लिए है जिसने ईरान पर सैंक्शन लगाए हैं, और जिससे इस पूरे क्षेत्र की जो एक सामरिक संरचना है उसमें बदलाव आने का खतरा है। और जिसका अगर वो बदलाव आता है तो भारत का, जैसा कि आपने कहा कि भारत के लिए ये पूरा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी हम अलग से चर्चा करें क्यों महत्वपूर्ण है। ये क्योंकि ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है, भारत की भी पूरे स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, चाबहार में अगर लंबे समय तक अगर भारत पर अगर चीन और ईरान के बीच में ज्यादा विकास होता है, ज्यादा अच्छे घनिष्ठ संबंध होते हैं, तो चीन जब कभी चाहे ईरान पर प्रेशर डाल करके भारत पर इस चाबहार के क्षेत्र में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर सकता है। भारत के सामरिक हित डेफिनेटली इफेक्ट होंगे। ये ज्यादा दिलचस्प या ज्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि जैसा आप बता भी रहे हैं कि चीन और ईरान के बीच समझौता हुआ, एक ऐलान हुआ कि वो इन्वेस्ट करेंगे ईरान के ऑयल और गैस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और $400 बिलियन के करीब का ये इन्वेस्टमेंट, निवेश जो है वो होगा। तो ये चीन की जो यहाँ पर मौजूदगी है वो इसलिए इसको और भारत के लिए एक तरह से खतरनाक बनाती है, क्योंकि भारत के जिस सामरिक महत्व इस इलाके के लिए जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो सामरिक हित भारत के क्या हैं। ये सेटबैक है भारत के स्ट्रेटेजिक गोल के लिए भी, जो भारत का सामरिक लक्ष्य यहाँ पर रहा है, वो क्या है, क्यों ये इस इलाके की इतनी अहमियत है। इससे रेल प्रोजेक्ट से फिलहाल हमारा बाहर निकलना एक तरह से भारत की छवि को धक्का पहुंचाता है। अगर बहुत ज्यादा हम कहें कि आर्थिक तौर पे बड़ा लॉस नहीं है, मॉनेटरी लॉस नहीं है, तो भी रेप्यूटेशनल डैमेज है ये भारत के लिए। देखिए, रेप्यूटेशनल लॉस के अलावा अगर वास्तव में सिर्फ एक रेलवे लाइन से अलग होना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मैंने कहा, रेलवे लाइन, उस रेलवे लाइन पर किसकी गुड्स दौड़ते हैं, किसका सामान दौड़ता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो तत्काल इस घटना पे ज्यादा जोर नहीं देकर के मैं बात करूंगा इस क्षेत्र की जो सामरिक महत्व है उस पर। देखिए, भारत एशियाई भूभाग का, ना सिर्फ एशियाई भूभाग बल्कि जो यूरेशिया का भूभाग है, उसमें हिंद महासागर की धुरी पर स्थित है और एक उपमहाद्वीपीय शक्ति के रूप में स्थित है। भारत का अपना यहाँ पर वर्चस्व है, अपनी एक सामरिक महत्ता है। समस्या ये है कि क्योंकि हमारे पश्चिम में हम पाकिस्तान की वजह से इस क्षेत्र से पूरी तरह कट जाते हैं, हम अपने पश्चिमी क्षेत्र से, तो अगर जो कि गणना देखते हैं हम पूरे एक तरह से चीन की, बाकी देशों की, कि हमारा जो वेस्टर्न एक्सेस है एशिया की तरफ, जो एक रास्ता हमारा बनता है, जो कॉरिडोर बनता है सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, रूस में जाने के लिए और अंततः यूरोप में घुसने के लिए, जो लैंड रूट्स हमारे बनते हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर रुक जाते हैं। तो भारत एक उपमहाद्वीपीय शक्ति के रूप में जो आज देखा जाता है, वो मात्र कट ऑफ होकर के एक द्वीप में परिवर्तित हो जाता है, एशिया का सिर्फ एक द्वीप बन के रह जाता है। तो सामरिक महत्व भारत का डेफिनेटली इसमें कम होता है। तो इसलिए इस क्षेत्र का बहुत महत्व है। रूप से महत्व इसलिए है क्योंकि
ये भारत के लिए न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप से एकीकरण का मार्ग, यही इसके पश्चिमी छोर से है। और जो ईरान का ये पूरा चाबहार वाला जो 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 परियोजना है, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है रूस के साथ, जो दूसरे क्षेत्र से निकलता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ईरान भारत के लिए हमेशा, चाहे वो अफगानिस्तान की दृष्टि से हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया की दृष्टि से हो, चाहे वो रूस की दृष्टि से हो, यूरोप की दृष्टि से हो, एक बहुत महत्वपूर्ण भू हिस्सा है भारत के सामरिक कैलकुलेशंस में। समस्या ये है कि जो भारत की ये गणनाएं हैं, जो ये कैलकुलेशंस हैं, जो कि बहुत लेजिटिमेट कैलकुलेशंस हैं, इनके बारे में इसके जो क्वाड के सदस्य हैं, जो, और क्वाड का भारत कई मायनों में क्वाड के नजदीक आता जाता है और आ रहा है, अमेरिका हो गया या बाकी देशों क्वाड के, वो उतना महत्व इस क्षेत्र को नहीं देते हैं और भारत का रोल इस क्षेत्र में वास्तव में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। भारत के बहुत लेजिटिमेट यहाँ पे कंसर्न्स हैं और ये जो कंसर्न जिन कारणों से मैं वर्णन कर रहा हूं, उनके बारे में भारत को क्वाड के साथ, अमेरिका के साथ बार्गेन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत के लिए सामरिक रूप से ये क्षेत्र जरूरी है। और अगर भारत और अमेरिका के बीच में वास्तव में लंबे समय तक सहयोग होना है, तो अमेरिका को ना सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज देखनी है, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि इस क्षेत्र में वो भारत की प्रायोरिटीज को समझे, उनको अकोमोडेट करे, चाहे वो सैंक्शंस के विषय में हो। सैंक्शंस के बारे में भारत ने बार बार वेवर मांगे हैं, वेवर बहुत ही सीमित रूप से मिलते हैं। और वही कारण है कि जो ये जिस आप रेलवे लाइन की बात कर रही हैं, उसमें भारत की कंपनी को बड़ी सारी कठिनाइयां आती हैं इन्वेस्ट करने में। तो अमेरिका को भी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का जो ये क्षेत्र है, उसका महत्व भारत के लिए समझ करके, यदि वो भारत को वास्तव में पार्टनर मानता है, भारत पर भरोसा करता है, तो उसको भारत का इसमें साथ देना है। वास्तव में यूनिलैटरल वन साइडेड सैंक्शंस एक ऐसी तलवार है जिससे सिर्फ बहुत ही एक्सट्रीम एक्शन होता है, इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं बचता है। तो ये एक पॉलिसी लेवल पर अमेरिका का एक बहुत गलत निर्णय रहा है, जहां तक क्षेत्र की जो पूरी सामरिक कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको लेकर के, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका का जो पदचिन्ह इस क्षेत्र में लगातार घटता जा रहा है, इस क्षेत्र में उसका पदचिन्ह कम होता जा रहा है। तो जब इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, तो बार बार भी हम चर्चा कर चुके हैं, इंडो पैसिफिक भारत के लिए एक वृहद क्षेत्र है, उसके पश्चिम तक जाता है। ये क्षेत्र भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये महत्ता उसके, कोई भी उसका अगर कहता है कि हम उसके सामरिक साथी हैं भारत के, तो हमारे सामरिक साथियों को इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। जी, तो जैसे जैसे यहाँ अमेरिका का पदचिन्ह कम हुआ है, साथ साथ चीन का पदचिन्ह इन इलाकों में, इन देशों में बढ़ रहा है। और ये सिर्फ रेल प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ये तो सब जानते हैं कि ईरान के जो ओएनजीसी विदेश है, वो ईरान के एक गैस फील्ड प्रोजेक्ट से भी बाहर हुआ है। इसको छोड़े अगर हम आगे बढ़े और नेपाल की तरफ देखें, तो वहां पे जैसे पंचेश्वर डैम का प्रोजेक्ट है जो 1991 से चल रहा है और अभी भी आधर में लटका है। ट्राइलैटरल हाईवे है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच, वहां पे भी चीन की परछाई इस पर हावी है। तो सवाल ये उठता है कि नेपाल पिछले दिनों जिस तरह के बयान नेपाल से आते रहे, प्रधानमंत्री ओली की तरफ से, नेपाल के राजनयिकों का दखल नेपाल की अंदरूनी राजनीति में जिस तरह से देखा गया है ओली की सरकार को बचाने में, तो चीन की वहां पर जो हम कहें पदचिन्ह वहां फैला है, या एक तरह से घुसपैठ अंदरूनी राजनीति में। साथ साथ भारत की दूरी, भारत नेपाल की दूरी, हालांकि भारत और नेपाल में 60 से 65% ट्रेड अभी भी भारत से ही होता है नेपाल का, बावजूद इसके भारत इन इलाकों से बाहर है। जहां जहां बाहर वो दूरी बढ़ रही है, वहां वहां चीन और ज्यादा मौजूद हो रहा है। देखिए, भारत नेपाल, भारत चीन के बीच में जो ये घटनाएं चल रही हैं, ये सब, जैसा मैंने कहा कि एक जो बड़ी सामरिक एक लड़ाई चल रही है चीन और अमेरिका के बीच में, उसका एक हिस्सा बनते जा रही हैं। और यही सबसे बड़ी परेशानी की बात पैदा होती है। जो काम चीन ने ईरान में किए हैं, अगर आप देखें जो अमेरिका का रुख रहा है, अमेरिका बार बार कोशिश करता रहा है कि साउथ चाइना सी में वो चीन को कंटेन करे। वहां उसने, आपने देखा होगा कि अपने बेड़े भी भेजे हाल ही में। ताइवान के लेकर के प्रश्न को लेकर के अमेरिका ने फिर वहां पर इंटरवेंशन किया, हांगकांग को लेकर के उसने वहां पर इंटरवेंशन किया। तो चीन जो रिटेलिएशन में काम कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वो चाह रहा है कि अमेरिका के लिए एंगेजमेंट के, या उसके जो क्षेत्र है, जिन क्षेत्र में अमेरिका को चीन का सामना करना पड़े, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाए। और एक ऐसे अमेरिका की
को वो चैलेंज कर रहा है, जो कि इस वक्त कोरोना से पीड़ित है, जो एक इंटरनल क्राइसिस झेल रहा है, जहां इलेक्शंस का माहौल है, जहां कोई फर्म डिसीजन मेकिंग होता दिखता नहीं है, और जो कि कई तरीके से पश्चिमी एशिया से अपने पैर धीरे धीरे वापस कर रहा है। तो पश्चिमी एशिया में उसको ललकार करके, जो ईरान में उसने काम किया है, या इस क्षेत्र में उसको ललकार करके चीन चाह रहा है कि अमेरिका का जो कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट है, वैसे भी क्योंकि अमेरिका एक सुदूर देश है, इस क्षेत्र में स्थित नहीं है, अगर अमेरिका यहाँ इंटरवीन करना चाहता है, या अपने ईरान में इंटरवीन करना चाहता है, या साउथ चाइना सी में इंटरवीन करना चाहता है, तो उसके लिए उसके जो कॉस्ट हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट, वो काफी ज्यादा पड़ते हैं। तो कैसे, जब अमेरिका की साझेदारियां कमजोर हो रही हैं, जब अमेरिका और यूरोप के बीच में डिफरेंसेस हैं, ईरान को लेकर के भी डिफरेंसेस हैं, अब अमेरिका के जापान के साथ लेकर के डिफरेंसेस हैं, उनके साथ भी उसकी तू में चलती रहती है बीच में। तो जब उसके अलायंसेस कमजोर हो रहे हैं, कैसे उसको सामरिक रूप से, बृहद रूप से एक चैलेंज दिया जाए एशिया के चारों छोरों पर। तो ये उसका और रूस का बराबर प्रयास चलता रहा है। और इसी घटना में जो आप ये बाकी चीजें देख रहे हैं, जो ये इरिटेंट्स हमारे लिए बार बार पैदा हो रहे हैं, चाहे वो नेपाल में पैदा हो, चाहे वो ईरान में पैदा हो, या चाहे कहीं और पैदा हो, ये सब उसका एक हिस्सा होता जाता है। तो ये जो वृहद एक संरचना पैदा होती है, उसको समझना बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे लिए, कि कैसे ये जो पासा है, जैसे जो ये गेम है बाघ बकरी का, ये कैसे खेला जा रहा है, और कौन कौन लोग इस खेल को खेल रहे हैं और क्यों खेल रहे हैं। जी जी। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि चाहे वो ईरान की बात हो, जहां पर चाबहार परियोजना है, जो भारत और ईरान की एक तरह से दोस्ती या रिश्तों का प्रतीक रहा, या इधर नेपाल की बात हो, जो चीन और अमेरिका के बीच प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, जो छद्म युद्ध चल रहा है, ये उसका ये शिकार ना हो जाए, ये एक बड़ी चिंता की बात है। और ये जो चीन और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो वास्तव में ट्रेड वॉर नहीं है, हाँ, आज वो एक टेक्नोलॉजी वॉर हो गया है। जी, दुनिया में आगे जाकर के टेक्नोलॉजी पर किसका वर्चस्व रहे, कौन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया का कंट्रोल कर सके, किसकी टेक्नोलॉजीज आगे रहें, आज ये जो बड़ा झगड़ा है चीन और अमेरिका के बीच में। और ये लड़ाई ऐसी आसानी से हल होने वाली नहीं है। इसमें दोनों शक्तियों की अपनी अपनी ताकतें हैं, अपनी अपनी कमजोरियां हैं। ये एक बड़ा खेल है जो खेला जा रहा है। और ये जो बाकी चीजें, जैसे मैंने कहा कि युद्ध लड़ने के कई तरीके होते हैं, युद्ध सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ा जाता है, युद्ध कई तरीकों से लड़ा जाता है, इकोनॉमिक ढंग से लड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि कैसे भिन्न भिन्न हथियारों का उपयोग करके दो ताकतें आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत अहम होगी, टेक्नोलॉजी पर जिसका कब्जा है उसी की जीत होगी, या युद्ध में ये जो युद्ध खेला जा रहा है, और इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि हम 5G को दुनिया भर में किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है इसकी बात करेंगे, यूरोप में किस तरह प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि यूके ने इस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन बाकी देश क्या कहते हैं, क्योंकि जिसका कब्जा है टेक्नोलॉजी पर उसी की दुनिया है, ये कहा जा रहा है। पर इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे पास इतना ही समय है, और अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इस टेक्नोलॉजी की। धन्यवाद।